1962 में हुआ तीसरा लोकसभा चुनाव खास था। ये वो वक्त था जब आजाद भारत का पहला भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। ये वो वक्त था जब पहली बार किसी राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया और आधुनिकता, लोकतंत्र और समाजवाद का राग अलापने वाले प्रधानमंत्री नेहरू जीते जी अपनी बेटी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया और सारे के सारे कांग्रेसी दिग्गज खामोश रहे। ये वही वक्त था जब अंग्रेजीदा वर्ग का दबदबा कम होना शुरुआत हो गई थी और ग्रामीण परिवेश के लोगों की एंट्री भारतीय राजनीति में शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास। आज हम बात करेंगे तीसरे लोकसभा चुनाव की। दो लोकसभा चुनाव में मिली सीख ने तीसरे आम चुनाव को हफ्ते भर में कंप्लीट कर दिया, लेकिन संसद में कांग्रेस का कद घट गया। देश के सभी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुए चुनाव के नतीजे को राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में बड़ा सा ब्लैक बोर्ड लगाकर दिखाया गया। कांग्रेस ने 494 सीटों में से 361 सीटें हासिल की, जबकि पहले आम चुनाव में कांग्रेस के खाते में 364 सीटें आई थी और दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 371 सीटें जीती थी। कांग्रेस का वोट शेयर भी पहले आम चुनाव में 45% और दूसरे आम चुनाव में 48% से ज्यादा से घटकर तीसरे आम चुनाव में 44.72% रह गया। तीसरी लोकसभा में 70% से ज्यादा सांसद होने के बावजूद कांग्रेस का कद कम हो गया था। नेहरू के घटते कद, कमजोर होती कांग्रेस, वंशवाद की शुरुआत और दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखाया गया चुनावी नतीजे ये गवाही दे रहे थे कि भारतीय राजनीति बदल गई है। 19 फरवरी से 25 फरवरी 1962 के बीच एक हफ्ते में पूरा किया गया तीसरा आम चुनाव कांग्रेस के लिए सत्ता की हैट्रिक की खुशी लेकर आई, लेकिन संसद में न सिर्फ उसका कद घटा बल्कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू की चमक भी फीकी पड़ने लगी। नेहरू के दामाद और सांसद फिरोज गांधी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, मुंडा कांड का पर्दाफाश किया तो नेहरू सरकार के वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ 1959 में ही इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और तो और इंदिरा गांधी के दबाव में पहली बार एक निर्वाचित केरल सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तो दूसरी तरफ इस चुनाव से ऐसे खास वर्ग का दबदबा भारतीय राजनीति से कम होना शुरू हो गया जो तो थे भारतीय, लेकिन बोल चाल, रहन सहन सब कुछ अंग्रेजों वाले थे। ये वही समय था जब संसद में किसान और ग्रामीण परिवेश के नेताओं का आना शुरू हो गया। 494 सीटों के लिए इस चुनाव में 21 करोड़ 64 लाख वोटर थे। 11 करोड़ 99 लाख लोगों ने वोट दिया, यानी 55.42% वोटरों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चुनाव पर सरकारी खजाने से 7 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए। 1985 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जिनमें से 856 की जमानत जब्त हो गई। वहीं 66 महिलाओं ने अपनी किस्मत आजमाई। 31 को जीत मिली, 19 को जमानत गंवानी पड़ी। कांग्रेस से घटते कद के साथ इस दौर में 3 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। दूसरे आम चुनाव की तरह इस चुनाव में भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही। उसने 137 सीटों पर चुनाव लड़कर 29 पर जीत दर्ज की। उसे 9.94% वोट मिले, जबकि उसके 26 प्रत्याशियों को अपनी जमानत गंवानी पड़ी। तीसरे नंबर पर स्वतंत्र पार्टी रही। 7.89% वोटों के साथ उसे 18 सीटों पर जीत मिली। स्वतंत्र पार्टी ने 173 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिनमें 75 की जमानत जब्त हो गई। जनसंघ के 196 उम्मीदवारों में से 14 जीते, पर 114 की जमानत जब्त हो गई। उसका वोट फीसदी 3 से बढ़कर 6.44% हो गया। पीएसपी यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में 12 और सोशलिस्ट पार्टी के खाते में 6 सीट आई। पीएसपी को 6.81% और सोशलिस्ट पार्टी को 2.69% वोट मिले। क्षेत्रीय दलों ने 28 सीटों पर जीत हासिल की। 479 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे।
जिनमें से 20 जीते और 378 को अपनी जमानत गंवानी पड़ी। इस चुनाव में कई दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रीपाद अमृत डांगे, जेबी कृपलानी, जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोद, कांग्रेस नेता ललित नारायण मिश्र, रामधन, बिहार के मुख्यमंत्री रहे अब्दुल गफूर, ये सब के सब हार गए। इनके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर और लखनऊ 2 जगहों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही जगहों से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तीसरा लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुआ और चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस आज तक भारत महसूस कर रहा है। चीनी हमले के बाद भारतीय लोकतंत्र चौथे चुनाव की तरफ बढ़ गया। इस चुनाव को इंदिरा युग की शुरुआत माना जाता है, जिस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।